2014 के बाद देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है संविधान। और पिछले 2-3 सालों से तो संविधान देश की सियासत के केंद्र में आ गया। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा है तो संविधान बदलने की बात कहने वाला आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को भी इसके आगे अब झुकना पड़ रहा है। 26 नवंबर को देश ने 76वां संविधान दिवस मनाया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इसे लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम मोदी और विपक्ष के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने और बचाने की लड़ाई चल रही थी। खुद पीएम मोदी ने 400 पार का नारा लगाया था और बीजेपी नेताओं ने दावे शुरू कर दिए थे कि 400 पार हुए तो संविधान बदला जाएगा, मनु संहिता को अपनाया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हुई। संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष एकजुट हुआ। जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई और बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के जिन नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी, सभी लोकसभा चुनाव हार गए, जिसके बाद अब पीएम मोदी भी संविधान को सिर माथे लगा रहे हैं। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, यह हमारे संविधान की ताकत है कि जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को, एक साधारण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता है, 24 साल से ज्यादा समय तक लगातार सरकार का मुखिया बना दिया। तो राहुल गांधी ने संविधान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। वैसे राहुल गांधी ये बात तो पहले भी कह चुके हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि ये सब संविधान बनाने के इतिहास का हिस्सा है, जिसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। असल में संविधान अपनाने के बाद इसका रोल उस पर हमला करना और उसे कमजोर करना था, और इसी रोल को मौजूदा पीएम और गृह मंत्री ने आगे बढ़ाया है, जो सोचे समझे तरीके से संविधान के सिद्धांतों, नियमों और तरीकों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। साफ है, कांग्रेस जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है वो आगे भी जारी रहने वाली है। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में दिख रही है तो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग भी घिर गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई बीएलओज ने इस्तीफा दे दिया तो कई ने दबाव में आकर अपनी जान दे दी, जिसे लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष और बीएलओज ने इस प्रक्रिया के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसे नोटिस जारी कर दिया गया। कोर्ट ने 1 दिसंबर तक केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में बीएलओज की जान जाने का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि एसआईआर के दबाव में अब तक 23 बीएलओ की जान जा चुकी है। इसकी कई रिपोर्ट्स भी सामने आई है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील ने भी इस बात की पुष्टि की। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक कई बीएलओज ने एसआईआर को लेकर उन पर बनाए जा रहे दबाव के चलते खुद की जान ले ली। नोएडा के एक बीएलओ का इस्तीफा भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने काम के प्रेशर का जिक्र किया है। कांग्रेस ने तो नाम के साथ पूरी लिस्ट ही जारी कर दी है कि किस राज्य से किस बीएलओ की जान गई है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसे इतनी जल्दबाजी क्यों है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही उससे इस मामले में गंभीरता से जवाब मांग लिया है। ऐसे में अब सबको इंतजार चुनाव आयोग के जवाब का है कि वो अपनी सफाई में क्या कहता है। क्या बीएलओज की जान जाने का ये सिलसिला थमेगा? सुप्रीम कोर्ट में बीएलओज की जान जाने को लेकर सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे। कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जबरदस्त बहस दिखाई दी। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को अलग अलग आयाम पर चुनौतियां दी। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जोरदार बहस देखी गई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट को बताया कि कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन का बोझ वोटर पर नहीं हो सकता। स्पेशल रिवीजन के लिए बीएलओ घर घर जाकर देखता है। डेटा लेने का काम 2 महीने में पूरा नहीं हो सकता। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी प्रोसेस को इस आधार पर रद्द करना कि अथॉरिटी XYZ महीनों में काम नहीं कर सकती अलग बात है। हमने बिहार में एक अजीब चीज देखी, कोई ये कहने के लिए आगे नहीं आया कि मुझे बाहर कर दिया गया है।
इस पर सिब्बल ने अपनी दलील देते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल या बिहार के दूर दराज के इलाकों में लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना आता है? करोड़ों वोटर हैं, इतने सारे लोग वोट देने गए और देखा कि उनका नाम नहीं है, वो वहाँ से कहाँ जाएंगे? नाम कटने पर वो क्या कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि कई नाम हटा दिए गए। हम आपके सामने ऐसे लोग लेकर भी आए जो जिंदा थे, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया था। कोर्ट में एक बार फिर नागरिकता तय करने को लेकर चुनाव आयोग और बीएलओ की शक्तियों पर बहस हुई। सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी बीएलओ ये तय नहीं कर सकता, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो केवल दस्तावेजों की जांच करते हैं और किसी का नाम हटाने के फैसले के बाद हमेशा सुनवाई होती है। इस पर सिब्बल ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें बताएं कि वो दिखाएं कि उन्होंने हमें कहां नोटिस दिया है और अपील की है, ये ग्राउंड पर किसे दिए गए थे। इस दौरान असम का भी जिक्र हुआ कि वहां तो एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि असम राज्य की अपनी खासियत और चुनौतियां हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, नाम हटाने के लिए एक प्रोसेस का पालन करना होगा जो सही और निष्पक्ष हो। नागरिकता का मुद्दा बीएलओ को नहीं बल्कि किसी दूसरी अथॉरिटी को तय करना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी, यानी ये बहस अभी और चलेगी, जिसके बाद कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है, लगातार इस पर बहस जारी है। विपक्ष ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के असली मकसद का खुलासा किया है, साथ ही सवाल भी किए। तो और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है और इसे लेकर भारी बवाल मचा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव से पहले राज्य में हो रहे एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। सीएम ने चुनाव आयोग और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब उन्होंने तीखा हमला करते हुए एसआईआर के पीछे की असली वजह का पर्दाफाश भी कर दिया। सीएम ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि आज जब डेमोक्रेसी और धर्म पर हमला हो रहा है और नागरिकता और वोटिंग के अधिकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या अब हमें अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। इसके पीछे एनआरसी काम कर रहा है। हम इससे हैरान और दुखी हैं, इसलिए मैं आज यहाँ भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लेती हूँ, जो सबसे बड़ा है। ममता बनर्जी ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि एसआईआर के पीछे का असली मकसद राज्य में एनआरसी लागू करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नागरिकता के मुद्दे ने लोगों को जान देने की कगार पर पहुंचा दिया है। लोकतंत्र तो रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो बीजेपी की चाल को समझ गई हैं। वो राज्य में अब कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगी। उनकी धमकी ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सीएम ममता ने सीधे चेतावनी दे दी है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है।